हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ाते हैं काइनेटिक्स को। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका किस तरह से अपन इंटीग्रल रेट कांस्टेंट निकालते हैं और किस तरह से उसकी इक्वेशन करते हैं। आगे आज अपन देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर जो भी अपने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्या चीजें अपन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस टाइप की रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसकी वन पावर के एक पावर के प्रोपोर्शनल होता है। किस तरह से इसको अपन लिख सकते हैं, सेम पैटर्न अपना वही चलेगा जो जीरो ऑर्डर में था। जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो सेकंड ऑर्डर हो, सेम पैटर्न से अपन इसका जो इंटीग्रल फॉर्मूला है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अपन लिखेंगे कुछ इस तरह से, ए कन्वर्ट हो रहा है पी में, जहाँ पे ए रिएक्टेंट है एंड पी प्रोडक्ट है। समझते हैं आप लोग। और जब अपन इनिशियली बात करते हैं जहाँ पे टाइम जीरो टी इज इक्वल टू जीरो, तब अपन मानते हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए ए है। ठीक है, कहीं जगह ए नोट भी लिखा है, चलता है। ठीक है, तो ए इसकी कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। और इस समय पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो होगी। और अपन कुछ समय बाद में, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू टी, कुछ समय बाद में इसकी कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है एक्स। हमेशा अक्स से अपन जब भी लिखते हैं तो ये मान के चल रहा हूँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच जाती है अपनी ए माइनस एक्स। ये अपना पैटर्न चलता है, हर जगह अपने को ये पैटर्न रखना है। तो इसके लिए मान लीजिए अगर ये रेट, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका जो रेट होगा, रेट दैट मीन्स dx बाई dt से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। और वो क्या होगा, वो होगा जिसे प्रोपोर्शनल अगर मैं लिखूं, प्रोपोर्शनल होगा जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये रिएक्टेंट अपना, इसकी कंसंट्रेशन को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वन पावर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसको अपन लिखें dx बाई dt, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको अपन k बोलते हैं, ये हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, ये बात हो रही है अपनी जब रिएक्शन स्टार्ट होती है। ओके, तो उस समय क्या होता है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और पावर वन। ओके है, अब अपन क्या करते हैं, dx और ये जो ए माइनस एक्स है इसको dx के नीचे ले आते हैं। ये लीजिए वन की वन पावर है, दैट मीन्स अपन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और ये हो जाता है के डी टी, इसके मल्टीप्लाई आ जाता है। इसको अपन इस तरह से लिखते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको अपन इंटीग्रेशन करते हैं। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन दिस इक्वेशन। तो ये लीजिए dx ए माइनस एक्स, dx ए माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना के, बाहर रख देंगे अपन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, dt हो जाएगा। ओके, अब इसका मैंने देखो आपको इंटीग्रेशन निकालना बताया था, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन वैल्यू होती है ln a माइनस एक्स। बेटर यही रहेगा, अगर अपन बायो बैकग्राउंड से है तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स वाले का कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है इस तरह के नॉर्मल इंटीग्रेशन करने में। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा के टी प्लस सी, जहाँ पे c इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। देन इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके बाद में अपन करते हैं स्टूडेंट, अगर मान लीजिए t इज इक्वल टू जीरो है, टाइम इनिशियली टाइम है जहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उस टाइम की बात है, तो क्या होगा उस समय पे जो अक्ष होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स अक्ष इज इक्वल टू जीरो होगा। और ये जो दोनों डाटाज है अपन इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, पुट द अबव डाटाज इन इक्वेशन फर्स्ट। देन द इक्वेशन जो फर्स्ट होगी वो क्या हो जाएगी, ln माइनस ln a माइनस जीरो, एक्स की जगह जीरो रख दिया मैंने। ओके, और इक्वल टू के, टी की जगह भी जीरो और प्लस सी। तो यहां से अगर मैं देखूं बात करूं तो c इज इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा, इसको अपन लिख देंगे c इज इक्वल टू माइनस ln a, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू अपने पास ये आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये अपन वापस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, सी वैल्यूज पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, देन जो इक्वेशन अपने को मिलेगी वो मिल जाएगी ln a माइनस एक्स
इज इक्वल टू के टी प्लस जो सी है उसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, माइनस एल एन ए लिख देंगे। यहां से अगर मैं के टी की बात करूं तो के टी क्या हो जाएगा अपना, ये जो डाटा है माइनस में होगा और ये माइनस में पहले से दे रखा है। अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं, राइट साइड ले आता हूं, तो अपने पास क्या बचेगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स। ओके है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा। यहां से अगर मैं के टी की बात करूं तो एल एन ए माइनस एल एन बी, तो ये हो जाएगा एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, और एल एन को जब लॉग में चेंज करते हैं तो अपन 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन के टी इज इक्वल टू 2.303। ओके, और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स यहां तक आ जाएगा। इसके बाद में अपन चलिए लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ जी, देखिए आगे अपने पास क्या है, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। लास्ट इक्वेशन अपना यही था। ठीक है, लास्ट इक्वेशन अपना यही था। चलिए आगे। हाँ जी, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रल रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से अपन क्या करते हैं, अगर रिएक्शन का अपन टी हाफ की बात करें, हाफ लाइफ की बात करें, तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बताया था, सेम उसी पैटर्न से चल रहा है। तो अपन लिख सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का मीनिंग्स क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू अपन क्या मानेंगे, टी हाफ। ठीक है, तो अक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू। अक्स क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, और टी हाफ पे कितनी हो जाएगी, ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ओके है। और ये दोनों डाटा आज अपन कहाँ पे रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। अगर इस वाले इक्वेशन में रखते हैं तो अपने पास क्या आता है, के इज इक्वल टू 2.303, टी की जगह टी हाफ रख दूं मैं, लॉग ए हो जाएगा, ए माइनस एक्स की जगह रख देंगे अपन ए बाई टू। अब देखिए ए में से ए बाई टू अगर जाता है, मतलब एक में से आधा जाता है तो आधा बचता है। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे, के इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग ए और ए बाई टू। ठीक है, ए माइनस ए बाई टू आप सॉल्व करेंगे तो ए बाई टू अपने को मिलेगा। ओके है, चलिए आगे। इसी इक्वेशन से मैं अगर ये बनाऊं, टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 2.303, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और लॉग ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो बचेगा लॉग 2। और इसको मैं log 2 की वैल्यू अगर 0.3010 अगर रखता हूँ और इसको 2.303 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को जो डाटा मिलता है वो मिलता है 0.693 अपॉन के। ये अपना टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर है, कंप्लीट है यहाँ तक। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये पूछे, टी हाफ नहीं पूछे, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये पूछ ले 3/4, 3/4 टाइम्स में। ठीक है, देखिए आपको बताता हूँ, छोटी सी एक्सरसाइज है। अगर मान लीजिए टी अपना क्या है, टी 3/4, इस टाइम पे टी हाफ की जगह अपन लेंगे अगर टी 3/4, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a/4 लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट पीछे देखिएगा, अगर अपन टी हाफ की बात करते हैं तो एक्स की वैल्यू a/2 हो जाएगी, और अगर टी 3/4 की बात करते हैं तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3a/4 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिए तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 3/4 लॉग ए माइनस एक्स होता है, और एक्स की जगह अपन क्या लिख देंगे, 3a-4। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करते हैं, देखिए 1 लगा देंगे ए के नीचे, और 3a/4 अपन एलसीएम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4a-3a, दैट मीन्स a/4। इसको सॉल्व करेंगे तो a/4 आ जाएगा। इस टाइम को अगर बाहर लेते हैं अपन, तो टी
3/4 इज इक्वल टू 2.303 और ये हो जाएगा अपना के लॉग ए अपॉन ए बाई 4। तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये लीजिए ए से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो डाटा अपने को मिलेगा वो मिल जाएगा 2.303 के लॉग 2 की पावर 2। 4 को अपन 2 की पावर 2 लिख देंगे और यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला अपन यूज करें x की पावर n तो ये हो जाएगा n log x। मतलब इसको मैं लिख दूंगा 2.303 के इंटू 2 और log 2, मतलब जो log 2 की वैल्यू है, ठीक है। या फिर अगर मैं अपन बात करें यहाँ पे 3/4 है, अगर मैं आपको एक रिलेशनशिप बताऊं कि 1/2 में क्या होता है 2.303 अपॉन के log 2, ठीक है। तो अपन अगर मान लीजिए इसको सोल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए अपने को ये रेशियो पूछ ले 3/4, ओके, और टी हाफ में रेशियो पूछ ले तो क्या होगा, इस इक्वेशन को लिख देंगे 2.303 अपॉन के इंटू 2 और log 2 और ये लीजिए 2.303 अपॉन के log 2। तो ये सारी वैल्यूज से अपन काट देंगे, ये वैल्यूज कंप्लीट कट जाएगी, ये कट जाएगी, मतलब 2 अपने को मिलेगा। तो क्या होता है log 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, ठीक है। और 3/4 को अपन क्या बोल सकते हैं, 300/4 बोल सकते हैं। 300/4 का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अपना 75%। अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि 75% कंप्लीट होने में, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितने टी हाफ लगते हैं, तो अपन बोल देंगे 2 टी हाफ लगते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन समझना, ठीक है। क्वेश्चन मान लीजिए कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्वेश्चन की अगर अपन बात करें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ओके। और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्वेश्चन आपके सामने फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाउ मेनी half life, how many half life required for 75% completion। तो अपना आंसर क्या रहेगा, अब आंसर अपना क्या रहेगा 3/4, 75 को अपन बोल सकते हैं और ये कितना हो जाएगा 2 टी हाफ हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाटाज दे दे कि मान लीजिए कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसके 50% कंप्लीशन में, मान लीजिए 50% कंप्लीशन में, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर के 50% कंप्लीशन में 10 मिनट लगता है, ओके। तो उसके 75% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, तो अपन बोल देंगे 2 टी हाफ का मतलब 2 इंटू 10, 20 मिनट अपने को लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको एक ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। बाकी अपन एक रिलेशन अपन निकाल सकते हैं इनके बीच में, और वो रिलेशन अपन पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में भी अपन ने निकाला कि किस तरह से अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितने टी हाफ्स अपने लगते हैं, तो कितने भी परसेंट कंप्लीट का अपने को पूछा जा सकता है डाटा। तो देखिए वो रिलेशनशिप अपनी कहाँ से आती है, ये अपन ने सॉल्व किया था, ठीक है। चलिए वापिस मैं आपको बताता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। अपने पास एक डाटा आया था k इज इक्वल टू 0.0693 टी हाफ, ओके। और दूसरा डाटा अपने पास क्या आया था t इज इक्वल टू 2.303, ओके। यही था k log a अपॉन a माइनस एक्स। ये दो अपने पास इक्वेशन आए थे। अब अपने को क्या करना होता है, इस k की वैल्यू को मैं कहां पे रखूंगा, यहां पे रख दूंगा। तो t इज इक्वल टू 2.303, ओके, अपॉन 0.693, ओके है। और t हाफ इसके डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, t हाफ और log a अपॉन a माइनस एक्स। ये वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना है, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि 75%, जैसा कि मैं बात करूं 75%, तो t 75% हो जाएगा इज इक्वल टू 2.303
0.0693, टी हाफ हो जाएगा और लॉग ए कितना होगा, ए रहेगा, ए माइनस एक्स, तो 75% का मतलब 3/4, तो 3a/4 हो जाएगा। इसको जब भी अपन सॉल्व करेंगे तो इस कंप्लीट जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2t हाफ, ये अपने को वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब चलिए आप डायरेक्ट इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई रिएक्टेंट है ए, ठीक है, रिएक्टेंट ए 100% होता है टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे, यही बात होती है, 100% होता है। और इसके 50% कंप्लीट की बात करूं, 50% तो 50 बचता है अपना प्रोडक्ट, उसमें मान लीजिए अपना टी हाफ लगता है, सपोज कीजिए, ठीक है, और उससे फिर अपन 50 करते हैं, मतलब 25%, जो रिएक्टेड है 25% का बचता है जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो एक टी हाफ और लगता है अपना, और इससे अगर 12.5% रिएक्टेंट बचता है तो एक टी हाफ और लगता है, इससे अगर 6.25 बचता है तो एक टी हाफ और लगता है। अब देखिए यहाँ पे अक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है जब अपन टी इक्वल टू 0 की बात करें, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 50 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू 75, या फिर बोल सकते हैं इतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी, 75 कंप्लीशन हो गया। इस पे अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 87.5 हो जाएगा, 100 में से घटता जाएगा, और इसकी अपन बात करें तो 93.75 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए अपने को क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 75% कंप्लीट में, 75% कंप्लीट मतलब ये हो गया कितने टी हाफ लगते हैं, टी हाफ का मतलब आपको डाटा भी दे सकते हैं, तो कितने टी हाफ लगते हैं यहां तक आने में, देखिए 1 एंड 1 2 टी हाफ लगते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 93.75% कंप्लीट होने में कितने टी हाफ लगते हैं, तो यहां तक पहुंचने में कितने टी हाफ लगते हैं, 1 2 3 4, तो 4 टी हाफ अपने को लगते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 50% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगता है, तो उसी रिएक्शन के 93.75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो अपन बोल देंगे 4 टी हाफ, मतलब 4 इंटू 10 मिनट्स, 40 मिनट का अपने को टाइम लगेगा। तो ये एक तरीका होता है, एक प्रॉपर अपन बोल सकते हैं इसको। और हाँ ये भी बिल्कुल जरूरी है कि मान लीजिए अपने को डाटा यही दे दिया जाए, ठीक है भाई 50% कंप्लीट होने में टी हाफ है, इसका डाटा अपने को देंगे, 75% होने में उसको टी से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि 87.5% कंप्लीट होने में तो 3 टी हाफ लगते हैं, और अगर मान लीजिए ये भी नहीं पूछा अपने को, तो पूछ लिया 90% कंप्लीट होने में, अपने को क्या पूछ लिया 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो देखिए अपने को ये पता चल गया, मतलब 3 गुणे से, सपोज कीजिए मैंने आपको बोला क्वेश्चन, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हाँ जी क्वेश्चन की बात करें अपन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना है, 10 मिनट है, ठीक है, और उसका 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये तो 100% कंप्लीट, ये सत्य ये हो गया कि 87.5% होने में 3 टी हाफ लगते हैं, मतलब 30 मिनट लगते हैं, कितने में होने में, 87.5% कंप्लीट होने में। और ये भी अपने को पता चल गया कि 93.75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट लगेंगे, 4 टी हाइप होता है, ठीक है। तो एक बेटर तरीका यही हो जाता है कि इसके बीच का ऑप्शन अपने को मिल जाता है, ठीक है। और फिर भी अगर अपने को ना मिलता है, मान लीजिए चारों ऑप्शन 30 और 40 के बीच में है, ठीक है, 30 और 40 के बीच में सारे ऑप्शन है, तो अपन क्या करेंगे, जस्ट पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे, इजीली अपना काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपने दिमाग में और है, जैसे जीरो ऑर्डर में भी अपन ने देखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में, 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो अपन ने डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का 2 टी हाफ लगता है। क्वेश्चन भी मैंने आपको काफी बार रिपीट किया, काफी बार बताए थे कि मान लीजिए एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसका टी हाफ 10 मिनट है,
उसका 50% कंप्लीट होने में 50% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं, तो उसको 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो 20 मिनट लगते हैं, मतलब 2t हाफ लगते हैं, टी हाफ ट्वाइस टू टी हाफ अपने को लगते हैं। और सेम क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड अदर रिएक्शंस के लिए अगर आपको कह दिया जाए क्वेश्चन अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ अपने को दे रखा है 10 मिनट, और आपको ये पूछ लिया 100% कंप्लीट होने में हाउ मेनी टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, इफ द टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, देन how many time required for 100% completion of this reaction? 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? तो आंख बंद करके फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो चाहे थर्ड ऑर्डर हो, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट टाइम आ जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम अगर मिनट में सेकंड में जो भी अपन डाटा आ जाए वो आ जाएगा। ठीक है, करने का तरीका क्या रहेगा? सेम वही बातें देखिएगा। अपन ने ये रिलेशनशिप देखा, ये रिलेशनशिप देखा, ठीक है, ओके, मतलब ये रिलेशनशिप अपन ने देखा, मेन रिलेशनशिप टी हाफ एंड टाइम के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अपना ये होता है। ठीक है, चलिए इसी को प्रोसीड करते हैं, मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं। तो टी इज इक्वल टू क्या अपना? टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ओके, सॉरी, अपना हो जाएगा 0.693 इंटू टी हाफ लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस रिलेशन से अपन सारे टी हाफ एंड टाइम के बीच में जो रिलेशन है उसका पता करते हैं। आपको क्या पता करना है? 100% कंप्लीशन पे, मतलब ए इनिशियली तो प्रोडक्ट 0, और टी 100% पे ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा ए, यही तो होगा। जो अक्स की वैल्यू है, अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? अपनी ए आ जाएगी। अरे यही तो होता है अपना, टी इज इक्वल टू टी टाइम पे क्या होता है? वही टी इज इक्वल टू टी टाइम पे क्या होता है? ए माइनस एक्स, और प्रोडक्ट एक्स रहता है, मतलब, और 100% पे क्या हो जाएगा? ये अक्स है, ये कितना हो जाएगा? ये पूरा ए हो जाएगा, जो मतलब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अपन अक्स की जगह क्या रखेंगे? ए रखेंगे। अक्स की जगह क्या रखेंगे? ए रखेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो टी 100%, टी की जगह मैं टी 100% लिखूंगा, इज इक्वल टू 2.303.693 टी हाफ लॉग ए अपॉन ए माइनस ए, और ए माइनस ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये डाटा हो जाएगा ए अपॉन 0, और ए अपॉन 0 का मतलब इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी 100% क्या आ जाएगा? अपना रिजल्ट इनफाइनाइट आ जाएगा। आप चाहे सेकंड ऑर्डर के लिए करके देखें, चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए करके देखें। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जिसमें कुछ अपन ग्राफिकल रिलेशन देखेंगे, मेन जो भी अपने को पूछे जाते हैं। तो हेडिंग अपनी लग जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिस तरह से अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा, उसी तरह से अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लेंगे। पहली बात है कि जो अपन ने रेट निकाला है, रेट अपन ने क्या निकाला है? के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस इक्वेशन से अपन एक चीज बता सकते हैं कि जो रेट होता है, या फिर जनरली अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ये रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे ये इसको हटा देंगे एक बार। हाँ जी, रेट क्या होता है अपना? जनरली dx बाई dt, इसी को अपन बोलते हैं, इसी को अपन रेट बोलते हैं। रेट क्या होता है? कि ए की पावर 1 रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के 1 पावर के प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है। ओके, तो अपन ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है,
क्या बोल सकते हैं अपन, जो रेट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। क्लियर है? ओके, मुद्दा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं आगे। तो जो अपना ग्राफिकल अपन बात करेंगे रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। अगर रेट इज इक्वल टू के ए हो जाएगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। m जहाँ पे स्लोप होगा और ये ग्राफिकल बनेगा, और जो स्लोप होगा इसका वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में अपने को दूसरा रिलेशनशिप पूछ सकते हैं। इसी में दूसरा रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अपने को पूछ लिया लॉग रेट वर्सेस लॉग ए की कॉन्सेंट्रेशन, तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, रेट इज इक्वल टू, और इसका दोनों साइड लॉग ले लेंगे। मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड लॉग की बात करूं तो अपने को राइट साइड में भी लेना पड़ेगा। ये लीजिए लॉग के, और मल्टीप्लाई में तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे ए। ये अपने को इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन से अपन ये ग्राफ बना सकते हैं। ये हो जाएगा अपना लॉग रेट और नीचे हो जाएगा लॉग ए। तो ये इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये x हो गया कंप्लीट वैल्यू, प्लस इसको अपन बोल देंगे, हाँ जी, c, और m दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप 1 लिख दो, 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, log a को 1 ही रहेगा। मतलब 1 तो क्या है, इसका स्लोप है, एंड c क्या है, इंटरसेप्ट है, और ग्राफ अपना ये बनेगा। तो ये c हो जाएगा log के, और m की वैल्यू हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू वहां पे 1 हो जाएगी। कंप्लीट है बात यहाँ तक। जो रेट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दोनों ग्राफ बिल्कुल समझ में आ गए। अब अपन हाफ लाइफ की बात करें। चलिए तीसरा, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये लीजिए, ये होती है। अब एक स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हाफ लाइफ में कहीं भी कंसंट्रेशन की बात नहीं हुई है। हाँ, अगर रेट कांस्टेंट की बात करते तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता। और ऐसे आगे अपन जो अपना टी हाफ अपन कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अपन बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे भी अपन ये रिलेशनशिप काम में लेंगे। मतलब टी हाफ से भी अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, केवल इतना ध्यान रखना भी अपने। तो जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये स्टेटमेंट मैं इस इक्वेशन को देख के बोल सकता हूँ। हाँ जी, इस इक्वेशन को देख के बोल सकते हैं कोई भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नीड नहीं है। और आपको यही पूछ लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ बताइए, क्या रिलेशन होगा। नॉट डिपेंड, डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर, आगे बढ़ना चाहिए। एक बात आती है इसमें एवरेज लाइफ, नंबर 4 बात आती है, और काफी जगह इसको अपन यूज भी करते हैं। 2 नंबर में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार अपने पास आ जाते हैं। तो देखिए कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो अपने को मतलब गलत नहीं होना चाहिए। नेट अपने को यही कहता है, कोई भी एग्जाम अपने को यही कहता है, इजी क्वेश्चन अपने अगर 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो अपन दूर दूर तक भी सिलेक्शन से अंदर नहीं है, ठीक है, बाहर। इजी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए, मेन प्रैक्टिस यही होना चाहिए। टफ क्वेश्चन हर कोई नहीं सोल्व कर पाता है, ठीक है, और अगर अपने को नहीं आता है तो बेटर ये है कि नेगेटिव से बचें। लेकिन इजी क्वेश्चन अपन करके भी आएंगे, और करके भी आएंगे तो अगर वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यही बात मैं आपको बताऊं, एवरेज लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काम का रिलेशनशिप है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कई बार इसको टॉय से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, कैपिटल टी से भी अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एवरेज लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, लिख सकते हैं आप, द एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is the reciprocal of rate constant। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं टो इज इक्वल टू 1/k। और एवरेज लाइफ एंड टी हाफ में एक रिलेशनशिप भी है जो भी अपन बता सकते हैं कि के को अपन क्या लिखते हैं, के को अपन ये लिख सकते हैं टी हाफ अपॉन 0.693। के को क्या लिखता हूं अपन, चूंकि के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ओके, तो यहाँ पे के का डाटा अगर आप लिख देंगे तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना टी हाफ 0.693। ठीक है, और इसको कैलकुलेट भी करके आप ध्यान रखना, टो इज इक्वल टू या फिर एवरेज लाइफ क्या होती है 1.44 टी हाफ। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 1.693 तो अपना डाटा क्या आता है 1.44। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है एवरेज लाइफ में और टी हाफ में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या रिलेशनशिप होती है। अगर आपको किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की टी हाफ दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि एवरेज लाइफ क्या होती है, एवरेज टाइम क्या है इसका, ठीक है, तो आपको क्या करना है उस टी हाफ को मल्टीप्लाई कर देना 1.44 से। छोटी सी बात है, ध्यान रहेगी मेरे हिसाब से आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, अपन बात करते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, जरा देख लेते हैं इसको भी। और इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह अपने को ये ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। डाल लीजिए, याद रहेगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। चलिए समझते हैं इसको, कौन सा अपन यूज करेंगे इसमें। अपन एक रिलेशनशिप पढ़ के आए, के टी इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये अपन पढ़ के आए हैं। अब मान लीजिए मैं ए को बोलूं इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और ए माइनस एक्स को जो टी टाइम बाद में होती है इसको मैं ओनली ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, सॉरी इसको आप ए नोट से रिप्रेजेंट कर दो और इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो क्या होगा, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नोट अपॉन ए। समझ गए होंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ए नोट होती है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए है। चलते हैं आगे। अगर अपन बात करें एल एन ए नोट अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना के टी हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं एल एन ए अपॉन ए नोट, इसको मैंने रिवर्स कर दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब अपन ओनली ए अपॉन ए नोट की बात करते हैं, तो ये एल एन इधर आ जाएगा, मतलब 1/ln हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/ln माइनस के टी। और 1/ln को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो ये इक्वेशन अपने लिए बन जाएगी ए अपॉन ए नोट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के, और यहां से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नोट एक्सपोनेंशियल के टी। और ये अगर अपने को रिलेशन पूछ लिया जाए कुछ समय बाद में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ए होगी, ठीक है, और टाइम के बीच में रिलेशनशिप पूछ लिया जाए तो देखिए वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना एक्स हो जाएगा, माइनस एम एक्स हो गया, तो वाई इज इक्वल टू
एक्सपोनेंशियल माइनस mx। और ये ग्राफ अपन पढ़ के आए हैं, कहाँ से अपने को ग्राफ मिलेगा ये? हाँ जी, ये अपना सी हो जाएगा, इंटरसेप्ट है ये। ओके, यहां से अपन ग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। ये अपना क्या हो जाएगा? ए नोट हो जाएगा। और ये ग्राफ बिल्कुल इस तरह से अपने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, जहां पे स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। कंप्लीट है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिस तरह से अपन ने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात की, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की, आता हूँ पीछे। अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये देखा, हाँ जी, पीछे चलते हैं अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ, अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इतना देखा कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो ओनली वन है। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी कोई ना कोई स्ट्राइक क्यू, कोई ना कोई यहाँ पे क्या चीज हो, कोई भी मोल्स हो, दो मोल्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। तो एक कॉमन जिस तरह से अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था कि इन मोल्स को अपन एन मान ले, तो उस टाइम पे जो रेट कांस्टेंट क्या होगा, उस टाइम पे टी हाफ क्या होगी। जरूरी तो ये नहीं है कि मतलब ये तो, अगर अपन बात करें नेट के एग्जाम में, तो अपने को ये भी तो आ सकता है 2a इक्वल टू पी। सपोज कीजिए ये रिएक्शन है, सपोज कीजिए ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का अपने को टी हाफ पूछ लिया, तो बताना तो पड़ेगा अपन कब तक ये करेंगे, a इक्वल टू पी, कब तक ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो जैसा प्रोसीजर अपन ने यूज किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी, सेम वैसा पैटर्न अपन यूज करेंगे यहाँ पे भी। चलिए, तो हाँ जी, देखिए क्वेश्चन मान लो अपने लिए क्या है, 2a इज इक्वल टू पी। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखिए किस तरह से अपन रेट कांस्टेंट की बात करेंगे। ज्यादा चर्चा न करते हुए, अगर मैं इस टू को, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, इसको मान लू मैं एन, क्या मान लू? एन। तो ये अपने लिए क्या होगा, जो रेट होगा, जो रेट होगा वो क्या होगा? माइनस डी ए बाई डी टी। ओके है, कोई दिक्कत नहीं, डीएक्स बाई डी टी भी अपन यूज करते हैं। डी ए बाई डी टी स्टाइक्योमेट्री की जब भी बात आती है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि, हाँ जी, थोड़ा सा एक मिनट, स्टाइक्योमेट्री अपन इसमें शामिल करते हैं। तो ये डी ए बाई डी टी ये हो गया माइनस वन अपॉन एन, ऐसे ही लिखते हैं अपन रिएक्शन का रेट, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल होगा एक ही कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है, तो अपन लिख देंगे, ये लीजिए। अब हमेशा ध्यान रखना जब भी अपन रेट की बात करें और यहाँ पे अपना कोई भी डाटा आ जाए, कोई भी बोल से, तो उसको अपन इस तरह से लिखेंगे, आप पावर में कभी मत रखना। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए, मान लीजिए मैं ये करता हूं डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? एन ऊपर चला जाएगा, एन के ए। क्या करना है अपने को? इंटीग्रेशन करना है। रेट लिखने के बाद में अपन इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अबव रिएक्शन, अबव इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन अपन करेंगे, और यहाँ पे जब भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं इनकी लिमिटेशन रखते हैं, जैसा कि जीरो ऑर्डर में भी डिस्कस किया। और लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन अपने को यही कहती है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो, और ये फाइनली टी टाइम बाद में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ए, यही अपना। और इज इक्वल टू, ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर रख लें अपने इसको, और इंटीग्रेशन कर देंगे अपन, क्या कर दिया अपन ने, हाँ जी, थोड़ा सा अपन गड़बड़ कर रहे हैं, एक चीज को भूल रहे हैं, एक बार इसको मैं काटता हूँ। इससे पहले अपन क्या करते हैं, डीए, और इस डाटाज को मैं नीचे रख दूं ए,
ओके है। और एन के इस dt को मैं इसके मल्टीप्लाई रख दूं, करते हैं ऐसा अपन, ठीक है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन करना जरूरी है अपने को। या तो आप फाइनली जो आता है वो रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं, नहीं अपने को करना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, अब अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कहां से कहां तक करते हैं, ए नॉट से ए इज इक्वल टू, ये दोनों कांस्टेंट हो गए भाई, एन है डाटा से कांस्टेंट है, 2 मोल्स भी हो सकता है, 3 मोल्स भी हो सकता है। dt का अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, t इज इक्वल टू 0 से t तक कर देंगे। ये अपने को सोल्व करना आना चाहिए। इसको सोल्व करता हूं तो अपने को मिलता है माइनस एल एन ए अपॉन ए नोट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना एन के टी। जब लिमिटेशन में अपन करते हैं तो सी नहीं आता है, रेट कांस्टेंट नहीं आता, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपना नहीं आता है, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है यहां तक। चलिए आगे, इस एल एन को मैं प्लस में लिखता हूं, तो इसका मैं बिल्कुल रिवर्स कर दूंगा, ए नोट को ऊपर ले जाऊंगा, ए को नीचे ले आऊंगा, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा अपना एन के टी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से इस इक्वेशन को काम में लेते हुए यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ टी। टी इज इक्वल टू क्या होगा अपने लिए, तो ये हो जाएगा 1/n के, ओके। और एल एन ए नोट माइनस, देखिएगा व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ, देन अपन क्या बोल देंगे, जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, ए नोट बाई टू। और अगर अपने को ए नोट ए भी नहीं लिखना है तो अपन वो भी लिख सकते हैं, ए माइनस तक लिख सकते हैं, सिखाऊंगा आगे। तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 1/n के एल एन, ये हो जाएगा अपना ए नोट, और ए की जगह लिख देंगे अपन ए नोट बाई टू। ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब टी हाफ क्या होगा 1/n के, और इसको एल एन को मैं चेंज कर दूं तो 2.303 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, और लॉग 2, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 0.693 एन के लॉग, सॉरी लॉग अब हट जाएगा, ठीक है, ये अपने को मिलेगा। क्लियर है बात। देखिए अपन इस इक्वेशन को क्या लिख के आए, जब अपना एक मोल हो, जब अपना ओनली ए से पी हो, तब अपन क्या लिख के आए हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 के एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। मेरे हिसाब से क्या सही है, बिल्कुल। ए इनिशियल कंसंट्रेशन, अपन ए को ए नोट भी बोल सकते हैं, यही चीज है। ए माइनस एक्स मतलब कुछ टाइम बाद में कंसंट्रेशन, तो ए माइनस एक्स ही होती है, वही तो अपन यूज करते हैं। और इसी में अपन टी इज इक्वल टू टी हाफ लेते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे। इस टाइम पे अक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस टू, ए बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ए बाई टू रखता हूँ, मतलब सेम अपने को डिट्टो वही मिलता है। अंतर क्या है इसमें, यहाँ पे एन आता है, देखिए क्या आता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अपने को दे दिया क्या 2a, या फिर मैं बात करूं 3a से प्रोडक्ट अपने को बन रहा है b प्लस सी, ठीक है। और हाँ जी, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दे दी अपने को, उसकी वैल्यू दे दी अपने को, मान लीजिए 2 या फिर 0.69, ये वैल्यू दे। और अपने को क्या पूछना है, अब अपने को पूछना है इसके लिए टी हाफ पूछ रहे हैं, पूछा जा सकता है। और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये, गिवन डाटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखिए आपको क्या काम करना है, फर्स्ट ऑर्डर आते ही अपन क्या काम करते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन के, और के अपने को दे रखा है कितना, इतना ही दे रखा है, मतलब ये लीजिए 0.693 अपॉइंट 0.693, ठीक है। इससे कट कट जाएगा, वन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अब इस रिएक्शन की स्टाइल क्यों देखिए आप, 3a मोल्स है, मतलब इसके लिए टी हाफ कितना होगा 1/n के 2.303, तो क्या आ जाएगा, सॉरी
के हो जाएगा इंटू 0.69, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू के कितना है 0.69, तो कितना आ जाएगा टी हाफ आ जाएगा अपना 1/3, मतलब 1/3 अपना आंसर आएगा। इस तरह से अपने को अप्रोच करना है। यहाँ पे अब कोई भी मोल्स दे दिए जाए उसके लिए मेरे हिसाब से सिंपल हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए मैं आपको याद कराता हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी अपन ने ये देखा है हम्म, हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट थी, ये देखिए ये कर रखा है अपन ने, ठीक है। क्या उसमें भी डेरिवेशन भी करवा रखा है मैंने, कहीं ना कहीं देख लेना आप क्लास में। तो इसके लिए टी हाफ कितना होता है, ठीक है, इसके लिए टी हाफ होता है ए अपॉन 2k, और जब अपन इस रिएक्शन की बात करते हैं तो वो क्या होता है 1/n 2k, तो ये आंसर अपना ये आ जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा फर्स्ट जो अपना क्लास था जीरो ऑर्डर रिएक्शन की उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो ये बात हुई अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कंप्लीट स्टडी की। इसमें और भी ग्राफिकल रिलेशंस वगैरह है जो आप देख सकते हैं, किसी का भी अपने को पूछे ग्राफ्स मैंने बता रखे हैं। दूसरी बात यहाँ पे कई बार क्या होता है कि मतलब जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, ठीक है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, रेडियो एक्टिविटी है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स है। मतलब अपन बोल सकते हैं इसका एग्जांपल भी है, बेस्ट एग्जांपल होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, रेडियो एक्टिविटी इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। तो जब भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन की बात आती है तो वहां पे अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, कल की क्लास में अपन देखेंगे। तो मैंने देखिए सेम डिटो प्रोसेस अपना चलता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद में अपन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से निकालते हैं उनकी बात करेंगे अपन, ठीक है। और फिर अपन अपना ऐसे थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, मतलब काइनेटिक्स की बात करेंगे अपन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए काइनेटिक्स की बात करेंगे। तो आज स्टूडेंट इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।